सुल्तान को ये सुनकर तसल्ली हुई कि अब्दुल्ला शाह पकड़ा नहीं गया, भाग गया है। वो तजर्बाकार मुजाहिद है, पुलिस के हाथ नहीं आएगा। अब मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। पुलिस सुल्तान को लेकर पक्की सड़क पर आ गई। यहाँ पुलिस की 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, इनमें रामदास साधु भी बैठा था। सुल्तान को याद आ गया कि इस साधु को इसने रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी देखा था। रामदास साधु ने हरि प्रसाद से पूछा, सर दूसरा आदमी कहाँ है? वो फरार हो गया, मगर हमारे आदमी इसे पकड़ लेंगे, भाग कर कहाँ जाएगा? अब्दुल्ला शाह तजर्बाकार कमांडो ज़रूर था, मगर वो भोपाल शहर और इसके गुर्दोनवा के जंगली इलाकों से वाकिफ नहीं था। शाहदीन ने कहा था कि अगर चापा पड़ जाए तो करीब के जंगल में जाकर छुप जाना, मैं तुम्हें वहाँ से ले लूँगा। कमांडो एक बार पुलिस के नरगे से निकल जाए तो फिर इसका हाथ आना मुहाल होता है। ये बात ख़ास तौर पर इनकी ट्रेनिंग में शामिल होती है कि पुलिस के चंगुल से निकल कर अपने आप को कैसे रुपोश करना है। अब्दुल्ला ने रिवॉल्वर का फायर करके सुल्तान को खबरदार किया और ख़ुद दरख्तों की तरफ दौड़ पड़ा। पुलिस इसके पीछे थी, इसके रिवॉल्वर में गोलियां भरी हुई थी, मगर इसने देख लिया था कि पुलिस की नफरी ज़्यादा है और इनके पास असला भी है। वो इन सबको हलाक नहीं कर सकता था, इसकी अपनी जान जाने का भी ख़तरा था और ये बात इसके मिशन के ख़िलाफ़ थी। जिधर ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थी, अब्दुल्ला इस तरफ को दौड़ पड़ा। पुलिस के सिपाहियों की आवाज़ें इसे बराबर आ रही थी। ऊपर तले 2-3 फायर हुए, एक गोली इसके करीब से झाड़ियों के पत्तों को तोड़ती हुई निकल गई। अब्दुल्ला शाह ने रुख बदल लिया। पहले वो बिल्कुल सीधा होकर दौड़ रहा था और झाड़ियों ने इसे छुपा रखा था। अब वो झुककर बाएं जानिब रुख करने के बाद अब्दुल्ला शाह झाड़ियों में झुककर जिस कदर तेज़ दौड़ सकता था, दौड़ता हुआ पीछा करने वाली पुलिस के पहलू में निकल आया था। सिपाही बिल्कुल सीध में इसका ताक़ुब कर रहे थे। अब्दुल्ला एक जगह घनी झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। इसे सिपाहियों के भागने की आवाज़ सुनाई दी। 3-4 सिपाही भागते हुए इसके करीब से आगे निकल गए। सिपाही इक्का दुक्का फायर भी करते जा रहे थे। जैसे ही सिपाही आगे निकले, वो झुककर बाएं जानिब बढ़ने लगा। झाड़ियाँ ख़त्म हुई तो सामने खेत आ गए। खेत में ऊंची फसल खड़ी थी। इसने मुड़ कर मेड़ को पार किया और फसल में घुस गया। फसल में घुसने के बाद वो बिल्कुल साकिन होकर जा रहा था। इसके चलने से फसल हिलती थी और दूर से देखने वाले को शक पड़ सकता था और वो देर तक वहाँ रुके रहने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता था। कोई 3 मिनट के बाद फसल के अंदर ही अंदर आगे चलने लगा। वो इस तरह रेंग कर चल रहा था कि फसल का एक भी हिस्सा हिलता हुआ दिखाई न दे। खेत खत्म हो गए। अब्दुल्ला शाह ने ऊंचे ऊंचे टांडों को थोड़ा सा हटाकर देखा। सामने एक पक्की सड़क थी। ये वही पक्की सड़क थी जिस पर से इंस्पेक्टर हरि प्रसाद सुल्तान को जीप में बिठाकर थोड़ी देर पहले गुजरा था। सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। ये कोई ज़ीली सड़क थी। अब्दुल्ला भाग कर सड़क की दूसरी तरफ आया। आगे थोड़ा सा नशीब था। नशीब में एक गंदा नाला बह रहा था। नाले में जो पानी बहता था, इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी। अब्दुल्ला ने फलांग कर नाला पार किया और किनारे पर चढ़ कर बैठ गया और दाएं बाएं देखने लगा। इसके सामने एक छोटा सा वीरान मैदान था जहां गायें चल रही थी और इसके पीछे भोपाल शहर की इमारतें और मकान गुरूब होते सूरज की रोशनी में मुल्कजी रंग के दिखाई दे रहे थे। अब्दुल्ला शाह असल में घने जंगल की तरफ निकल जाना चाहता था, मगर शहर की तरफ निकल आया था। अब वो वापस नहीं जा सकता था। वापस जाता है तो पकड़े जाने का खतरा है। अब्दुल्ला ने शहर का रुख कर लिया। वो खुले मैदान में से गुजरने के बाद भोपाल शहर की आबादी में दाखिल हो गया। सामने शहर का एक बोसीदा पुराना दरवाज़ा था। इसने पलट कर पीछे देखा कि पुलिस की लाल वर्दी वाले 2 सिपाही पीछे पीछे चले आ रहे हैं। अब्दुल्ला शाह शहर के दरवाजे में से होता हुआ एक गुंजार आबादी वाले बाजार में आ गया जहां ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा थी। ज़रा आगे जाकर इसने पीछे देखा, दोनों सिपाही अभी तक इसके पीछे लगे हुए थे। बाजार छोटा था, दोनों तरफ दुकानें थी, गली कोई नहीं थी, वरना वो गली में घुस जाता। वो तेज़ तेज़ कदमों से चला गया। बाजार दाएं जानी मुड़ गया। मोड़ घूमने के बाद चंद कदम चलकर अब्दुल्ला एक रेडी की ओर में हो गया। इसने पीछे देखा, अब 2 सिपाही नहीं थे, सिर्फ एक सिपाही चला रहा था। सिपाही भी तेज़ तेज़ चला रहा था। साफ मालूम होता था कि वो अब्दुल्ला के पीछे लगा है। अब्दुल्ला दौड़ने से गुरेज कर रहा था। अगर वो दौड़ता तो बाजार में शोर मच जाता और लोग इसे पकड़ लेते। वो जल्दी जल्दी चलने लगा। अचानक पीछे से सीटी की आवाज़ आई। सिपाही ने सीटी बजाई थी, रुक जाओ। सिपाही ने अब्दुल्ला शाह को आवाज़ दी। अब बात वाज़ेह हो गई थी कि सिपाही इसे पकड़ने आ रहा था। अब्दुल्ला शाह दौड़ पड़ा। बाएं जानिब जो पहली गली आई वो इसमें घुस गया। इसे अपने पीछे सिपाही के दौड़ने की भी आवाज़ सुनाई दी। इसकी बदकिस्मती कि गली आगे बंद थी। सामने स्कूल का दरवाज़ा था जिसके ऊपर हमीदिया मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल लिखा था। अब्दुल्ला शाह बगैर कुछ सोचे समझे स्कूल के गेट में से होता हुआ जो सामने कमरा आया, इसमें चिक उठाकर घुस गया। सामने एक औरत मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठी रजिस्टर खोले कुछ लिख रही थी। इसने एक मर्द को एकदम से अंदर आते देखा तो घबरा गई। कौन है आप? अब्दुल्ला शाह ने कहा, मैं मुसलमान हूँ बहन, पुलिस मेरे पीछे लगी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे पनाह दे दो। ये बात इसके मुंह में थी कि पुलिस कांस्टेबल अंदर आ गया। इसने राइफल तान ली और अब्दुल्ला शाह से कहा, अपना मुंह
मुंह दीवार की तरफ कर लो, अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, मुझे इसी तरह का ऑर्डर है। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस घबरा कर एक तरफ हो गई। अब्दुल्ला शाह कुछ नहीं कर सकता था। रिवॉल्वर इसकी जेब में था मगर वो इसे चला नहीं सकता था। जानता था कि पुलिस कांस्टेबल फायर कर देगा। वो कश्मीरी कमांडो था और कांस्टेबल को यकीनन ये हुक्म मिल गया हुआ था कि कमांडो भागने की कोशिश करे तो इसे शूट कर दो। अब्दुल्ला ने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया। कांस्टेबल ने पलक झपकने में अब्दुल्ला को हथकड़ी लगा दी। हथकड़ी की जंजीर कांस्टेबल की पेटी के साथ बंधी हुई थी। इसने सरासीमा हेड मिस्ट्रेस से मुखातिब होकर कहा, माफ़ करना बहन जी, ये मफरूर कैदी था। खुदा का शुक्र है कि आपको इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके पास रिवॉल्वर भी था, ये देखें। कांस्टेबल ने अब्दुल्ला शाह की जेब से रिवॉल्वर निकाल कर अपने कब्जे में कर लिया। फिर इसे धक्का देकर कहा, चलो थाने, तुम्हारे साथी को तो हमने पहले ही पकड़ लिया है। अब्दुल्ला शाह खामोशी से कमरे से निकलकर कांस्टेबल के आगे आगे चल पड़ा। कांस्टेबल ने अब्दुल्ला की गर्दन को एक हाथ से पकड़ रखा था। गली बाजार के लोग दिलचस्पी और हैरत से इन्हें देखने लगे। कांस्टेबल बाजार को छोड़कर एक और गली में दाखिल हो गया। इसने अब्दुल्ला शाह को आगे धकेलते हुए कहा, जल्दी जल्दी चलो। सामने से एक आदमी चला रहा था। जब वो आदमी करीब से गुजर गया तो कांस्टेबल ने अब्दुल्ला की गर्दन को छोड़ दिया। अब्दुल्ला खामोश था। वो एक गली से निकलकर दूसरी गली में आ जाते, फिर एक बाजार को पार किया और एक और गली आ गई। अब्दुल्ला शाह की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कांस्टेबल इसे गलियों में क्यों ले जा रहा है। फिर इसने सोचा कि शायद ये शॉर्टकट हो। कांस्टेबल बाजार में नहीं चल रहा था। बाजार आता तो वो इसे पार करके किसी और गली में दाखिल हो जाता। अब्दुल्ला शाह के हाथ पीछे थे और हथकड़ी लगी हुई थी। इसने कांस्टेबल से शिकायत के लहजे में कहा, आप मुझे हथकड़ी लगाकर सारे शहर में जलील क्यों कर रहे हैं? आपका पुलिस स्टेशन अभी कितनी दूर है? कांस्टेबल ने गली में घूमते हुए आहिस्ता से कहा, खामोश रहो, आ गया है थाना। ये एक छोटी सी गली थी। सूरज गुरूब हो चुका था। गली में दिन की रोशनी ना होने के बराबर थी। ऊंचे ऊंचे लकड़ी के छज्जों वाले मकान एक दूसरे के ऊपर झुके हुए थे। गली में कोई नहीं था। कांस्टेबल अब्दुल्ला को लेकर एक मकान में दाखिल हो गया। अब्दुल्ला बड़ा हैरान हुआ कि ये सिपाही इसे थाने ले जा रहा था। यहाँ किस लिए ले आया है और ये किसका मकान है? फिर सोचा हो सकता है ये इसका अपना मकान हो और घर से कोई चीज़ लेने आ गया हो। मकान की ड्योडी में बड़ी कमज़ोर रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। कांस्टेबल ने अंदर आते ही पहला काम ये किया कि अब्दुल्ला शाह की हथकड़ी खोल दी। अब्दुल्ला शाह इसका मुंह तकने लगा। कांस्टेबल ने ड्योडी का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और कहने लगा, मैं मुसलमान हूँ। कश्मीर में भारतीय फौज मुसलमानों पर जो जुल्म कर रही है, इससे मेरा भी दिल खून के आंसू होता है। तुम कश्मीरी मुजाहिद जिहाद कर रहे हो, मेरे पीछे पीछे ऊपर आ जाओ। अब्दुल्ला शाह जैसे घूप अंधेरे में एकदम चकाचौंध रोशनी में आ गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि सूरत हाल इतनी तेज़ी से बदल सकती है। वो कोई बात न कर सका। कांस्टेबल के पीछे वो भी सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर वाली मंजिल का दरवाज़ा बंद था। इसने फातिमा का नाम लेकर आवाज़ दी। दरवाज़ा खुल गया। वो दूसरी मंजिल में आ गए। छोटा सा कमरा, कोने में पलंग बिछा था जिस पर बिस्तर तय करके रखा हुआ था। एक तरफ दीवार के साथ कोने में खुरा था। चौकी पड़ी थी और कुछ बर्तन भी पड़े थे। दरवाज़ा 15-16 साल की सांवली लड़की ने खोला था। कांस्टेबल ने अब्दुल्ला शाह को पलंग पर बैठने का इशारा किया और फातिमा से कहा, बेटी चाय बना दो, दिल्ली से मेरे दोस्त आए हैं। हम ऊपर वाले कमरे में जाकर बैठ गए। खाने के लिए 20 साथ पूछ लिया ना? अच्छा अबू। फातिमा ने अब्दुल्ला शाह पर एक नज़र डाली और सलाम करके किचन में दाखिल हो गई। ऊपर वाला कमरा बिल्कुल वैसा ही था। एक पुराना पलंग, 2-4 टीन के संदूक और 2 बोसीदा कुर्सियां। अब्दुल्ला शाह को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। कहाँ तो ये कांस्टेबल इसे उल्टी हथकड़ी लगाकर थाने ले जा रहा था और कहाँ वो हथकड़ी खोलकर इसे मेहमान के तौर पर अपने घर ले आया है और इसकी तवाज़ो कर रहा है। कहीं इसमें भी कोई चाल तो नहीं है? अब्दुल्ला ने सोचा हो सकता है इसे थाने की तरफ से इस किस्म की हिदायत मिली हो कि तुम ये ड्रामा करो, कश्मीरी कमांडोज की हिमायत हासिल करके इससे बाकी साथियों के बारे में बात मालूम करो। अब्दुल्ला शाह मुहतात हो गया। इसने रस्मी तौर पर कांस्टेबल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपने सच्चे मुसलमान होने का सबूत दिया है। मुसलमान ख्वाह किसी मुल्क का हो, वो दूसरे मुसलमान को मुसीबत में देखकर इसे ज़रूर मदद करता है। कांस्टेबल ने अपनी बेल्ट ढीली की और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम जूते उतार कर पलंग पर बैठ जाओ। ये तुम्हारा रिवॉल्वर मेरे पास तुम्हारी अमानत है, जब कहोगे तुम्हें दे दूंगा। फिर इसने अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम तो खलील अहमद है, मगर घर में और थाने में मुझे सब चांद मियाँ कहकर बुलाते हैं। मैं आदमी दुबला पतला कमज़ोर सा हूँ, मगर मुसलमान बड़ा पक्का और ताकतवर हूँ। इसका तुम्हें सबूत मिल गया है कि मैंने तुम्हें हवालात में बंद करने के बजाय अपने घर में रख कर कितना बड़ा ख़तरा मोल लिया है। मैंने अपनी नौकरी भी ख़तरे में नहीं डाली, बल्कि अपनी इकलौती बेटी का मुस्तकबिल भी ख़तरे में डाल दिया है। अब्दुल्ला शाह अभी तक गुमगू की हालत में था। इसे भोपाल पुलिस के इस दुबले पतले सांवले कांस्टेबल पर पूरी तरह यकीन नहीं आ रहा था। वो यकीन करना चाहता था मगर यकीन कर भी नहीं सकता था।
वो दिल का साफ भी हो सकता था और ये इसकी चाल भी हो सकती थी। इसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर कहा, सिगरेट पियोगे? अब्दुल्ला शाह सिगरेट पीता था, इसका दिल भी चाह रहा था, मगर इसने एहतियात के तौर पर सिगरेट न ली। शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। चांद मियाँ हंस पड़ा। मैंने नावलों में पढ़ा है कि कमांडो सिगरेट नहीं पीते क्योंकि तंबाकू की बू से दुश्मन इनका सुराग लगा सकता है। चांद मियाँ सिगरेट के कश लगाने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? चांद मियाँ ने पूछा। अब्दुल्ला शाह ज़ेरे लब मुस्कुराया। क्या पुलिस को मेरा नाम मालूम नहीं? वो अपना नाम बताना नहीं चाहता था। कांस्टेबल चांद मियाँ ने चुटकी बजाकर सिगरेट का गुल झाड़ते हुए कहा, देखो भाई साहब, इस वक्त ना तो मैं पुलिस का आदमी हूँ और ना तुम पुलिस चौकी में हो। लगता है तुम्हारे दिल में मेरे बारे में कोई शक व शुबा है। वाह वाह भाई साहब, मैंने तो तुम्हारे लिए अपने आप को, अपनी औलाद को दाव पर लगा दिया और तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि शायद मैं तुम्हें इस तरीके से पुलिस के जाल में फंसा रहा हूँ। सीढ़ियों में से फातिमा ने आवाज़ दी, अब्बा चाय ले आऊँ? चांद मियाँ ने जल्दी से लोहे की एक कुर्सी आगे की और कहा, हाँ बेटा ले आओ ले आओ। चाय के साथ समोसे भी थे। फातिमा ने शर्माते हुए कहा, अब्बा कोई बाहर जाने वाला नहीं था, सुबह जो आप समोसे लाए थे वही गर्म कर दिए हैं। जीते रहो बेटी जीते रहो, ये हमारे अपने ही भाई हैं, इनके साथ कोई तकल्लुफ़ नहीं है। तुम जाओ और सुनो, कोई आकर मेरा पूछे तो कह देना कि थाने गए हैं, घर पर नहीं है। अच्छा अब्बा। फातिमा चली गई। चांद मियाँ प्यालियों में चाय डालने लगे। तुम अपना नाम नहीं बताना चाहते तो ना बताओ, मेरे लिए तो तुम्हारा मुसलमान होना ही काफ़ी है। लो चाय पियो। चांद मियाँ ने चाय का घूंट भरने के बाद सिगरेट का लंबा कश लगाया और चुटकी से राग झाड़ते हुए बोला, जानते हो मेरे साथ किशन लाल सिपाही भी था। मैंने तो दिल में फैसला कर लिया था कि तुम्हें बचा लूँगा, तुम्हारे साथी को मैं नहीं बचा सका। वो क्वार्टर में ही पकड़ लिया गया। तुम भी क्वार्टर में होते तो वहाँ मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता था। ये तो कुदरत ने सबब बना दिया है कि तुम भाग गए और मैं और किशन लाल सिपाही तुम्हारे पीछे दौड़े और शहर तक तुम्हारा ताक़ुब करते आ गए। मैं किशन लाल को जानबूझकर गलत सिमत बताता रहा और वो इधर उधर फायर करता रहा। एक तरफ ज़रूर इसने झाड़ियों में तुम पर बिल्कुल सीधा किया था, मगर तुम बच गए। शहर में आकर जब गलियों में रोपोश हो गए तो मैंने किशन लाल से कहा, तुम दूसरी तरफ जाकर गली के नाकाबंदी करो, मैं इस तरफ से मुलजिम के पीछे जाता हूँ। इसके सामने मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता था, अगर पकड़ लेता तो फिर बचा नहीं सकता था। अब्दुल्ला शाह ने कहा, किशन लाल गली की नुक्कड़ पर तुम्हारा इंतज़ार करता होगा, इसको क्या जवाब दोगे? चांद मियाँ हाथ को झटक कर बोला, पुलिस वालों के पास बड़े जवाब होते हैं। बहरहाल इतना ज़रूर है कि मैं यहाँ तुम्हारे पास ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता। मुझे बहरहाल किशन लाल के पास जाना है और इसे बताना है कि मफरूर कमांडो नहीं मिल सका। मैं 2 मिनट बाद चला जाऊँगा, तुम इसी कमरे में रहोगे। मुँह हाथ धोना हो तो गुस्ल खाना दालान के कोने में है। खुशकिस्मती से मेरी बीवी ग्वालियर अपनी अम्मा के पास गई हुई है, मुझे इस पर एतबार नहीं है। बड़ी बातूनी औरत है, अगर वो यहाँ होती तो मैं तुम्हें यहाँ न लाता। इसके मुँह से बात निकल सकती थी। घर पर मेरी बेटी फातिमा मौजूद है, इसे मैंने कह दिया कि तुम मेरे दोस्त हो और दिल्ली से आए हो। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मगर यहाँ से बाहर मत निकलना, निकलोगे तो पकड़े जाओगे। और भाई साहब, चांद मियाँ ने अब्दुल्ला शाह के सामने हाथ जोड़ दिए, अगर मेरे पीछे तुम यहाँ से भाग गए और पकड़े गए तो थाने में मेरा नाम न लेना, कहीं ऐसा न हो कि नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम हो जाए। अब्दुल्ला शाह ने कहा, अव्वल तो मुझे यहाँ से भागने की ज़रूरत ही नहीं, अगर मैं पकड़ा भी गया तो तुम्हारा नाम मेरी ज़ुबान पर कभी नहीं आएगा। चांद मियाँ कहने लगा, तुम्हारी मुखबरी इंटेलिजेंस के हवालदार रामदास ने की थी, वो तो कई रोज़ से तुम्हारे भोपाल वाले आदमी शादीन के पीछे लगा हुआ था। बड़ा मुतअस्सब हिंदू है, मुसलमानों का तो जानी दुश्मन है, ऊपर से हमारे साथ बड़ा मीठा बनकर रहता है। अब्दुल्ला को शादीन का ख्याल आ गया। इसने शादीन के बारे में पूछा तो चांद मियाँ ने कहा, वो तो ज़रूर पकड़ा गया होगा, पूरी गार्ड इसी के मकान पर छापा मारने गई थी। वो काफ़ी अरसे से यहाँ भोपाल में टैक्सी चला रहा था। पुलिस को इस पर शुबा ज़रूर था, मगर कोई सबूत हाथ नहीं आ रहा था। तुम लोगों के आने से पुलिस को सबूत मिल गया है। तुम्हारे साथी का क्या नाम है? मुझे बताने में कोई हरज नहीं, अपना नाम भी बेशक बता दो। अब्दुल्ला शाह ने सुल्तान का नाम बता दिया। चांद मियाँ बोला, हाँ तो सुल्तान जो तुम्हारा साथी है वो नहीं बचेगा, हिंदू पुलिस अफसर इसे मार डालेंगे। यहाँ धारा खू एक स्टेशन है, वहाँ पुलिस ने एक फांसी घर बनाया हुआ है। यहाँ किसी भी मुसलमान को मारना होता है तो पुलिस इस पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर धारा खू के फांसी घर में ले जाती है और फांसी पर चढ़ाकर लाश गड़ा खोद कर दबा देती है। अच्छा भाई साहब, अब मैं जाता हूँ, शाम हो गई, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फातिमा बेटी को आवाज़ देकर कह देना, दरवाज़ा अंदर से बंद न करना। चांद मियाँ चला गया। अब्दुल्ला शाह सोच में पड़ गया। चांद मियाँ अगरचे बहुत ज़्यादा बातें करता है पर दिल का सादा लगता है। अब्दुल्ला शाह की समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहीं छुप कर बैठे रहे कि जंगल में भाग जाए जहाँ शादीन ने वापस आने को कहा था। फिर इसने सोचा कि अगर चांद मियाँ के मुताबिक शादीन पकड़ा जा चुका है तो फिर जंगल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो सोचने लगा कि सुल्तान को कैसे बचाया जा सकता है। अगर चांद मियाँ सच्चा है और दिल में कश्मीरी मुसलमान मुजाहिदों का हमदर्द है तो इससे मदद ली जा सकती है। 1 घंटे के बाद चांद मियाँ थाने से वापस
واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ شاہدین بڑا ہوشیار نکلا، وہ روپوش ہو گیا ہے۔ عبداللہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ چاند میاں کہنے لگا تم بھی روپوش ہو گئے ہو؟ میں نے ہری پرساد انسپکٹر کو یہی بتایا ہے کہ ہم تمہارے پیچھے لگے تھے، مگر تم بھوپال کی جگہوں میں کہیں غائب ہو گئے۔ اس کو یقین آ گیا؟ عبداللہ نے پوچھا۔ چاند میاں کندھا جھٹک کر بولا بھائی صاحب، تھانے میں میری بڑی عزت بنی ہوئی ہے، لوگ میری بات کا اعتبار کرتے ہیں، بس زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ میں وردی اتار لوں پھر باتیں کریں گے۔ فاطمہ نے کھانا بھی تیار کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سویلین کپڑے پہن کر آ گیا، ہاتھ میں ٹرے تھا جس میں روٹی سالن تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے چاند میاں نے پوچھا بھائی صاحب، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ظاہر ہے تم واپس کشمیر ہی جانا چاہو گے، تو ایسا ہے کہ میں تم کو محفوظ طریقے سے بھوپال سے نکال دوں گا، اس کے بعد تمہیں اپنی ذمہ داری پر سب کچھ کرنا ہوگا۔ کیا کہتے ہو تم؟ عبداللہ شاہ کا پروگرام یہ نہیں تھا، اسے تو سب سے پہلے سلطان کو چھڑانا تھا، پھر کشمیری کمانڈو مہدی شاہ کو بھی بھارتی قید سے نکالنا اور اسے اپنے ساتھ واپس کشمیر لے جانا تھا۔ مہدی شاہ کے بارے میں عبداللہ شاہ نے چاند میاں سے ابھی تک کوئی ذکر نہیں کیا تھا، ابھی وہ ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ سب سے اہم مسئلہ سلطان کو پولیس کے چنگل سے نکالنا تھا۔ اس نے چاند میاں سے کہا بات یہ ہے کہ جب تک میرا ساتھی پولیس کی قید سے آزاد نہیں ہو جاتا میں واپس نہیں جا سکتا۔ چاند میاں کھانا کھاتے کھاتے ایک پل کے لیے رک گیا، وہ عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بولا بھائی صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ تو کشمیر میں جہاد کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اس طرف کیسے آ گئے؟ کیا کوئی خاص مقصد تھا آپ لوگوں کا؟ چاند میاں نے عبداللہ سے بڑا اہم سوال کر دیا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے وہ ہچکچا رہا تھا۔ 100 طرح کے وسوسے اور اندیشے عبداللہ کے دل میں آ رہے تھے۔ وہ مہدی شاہ کے بارے میں چاند میاں کی مدد بھی چاہتا تھا اور اپنے مشن کو اس کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے بھی ہچکچا رہا تھا۔ اسی لمحے عبداللہ نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی چاند میاں کو اپنے مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ اس نے کہا تم پولیس میں ہو، تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ انڈیا کی حکومت نے ملک میں کئی جگہوں پر ایسے خفیہ ٹارچر سیل قائم کیے ہیں جہاں کشمیری کمانڈوز کو لایا جاتا ہے اور ان پر تشدد کر کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بس اسی سلسلے میں ہم شاہدین سے کچھ ضروری باتیں کرنے سری نگر سے بھوپال آئے تھے۔ چاند میاں نے کہا تو بھائی یہ باتیں تو آپ شاہدین کے گھر پر بیٹھ کر بھی کر سکتے تھے، جنگل والے کوارٹر میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ عبداللہ شاہ نے یوں ہی کہہ دیا بس غلطی ہو گئی۔ چاند میاں نے رومال سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کہا تو بھائی صاحب، اب بات یہ ہے کہ میں یہاں سے فرار ہونے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے ساتھی کو دھارا کھو والے پھانسی گھر سے نکالنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں صاف بات کروں گا، تمہیں کسی خوش فہمی میں نہیں ڈالوں گا۔ عبداللہ شاہ بھی کھانا کھا چکا تھا، کہنے لگا یہ میں کل بتا دوں گا، جیسے تمہاری مرضی بھائی صاحب۔ اب تم آرام کرو، بے فکر ہو کر سو جاؤ، پلنگ بستر لگا ہے، میں صبح 9 بجے ڈیوٹی پر جاتا ہوں، ناشتہ مل کر کریں گے۔ لو سگریٹ پیو، مگر تم تو سگریٹ نہیں پیتے۔ عبداللہ شاہ کو سگریٹ کی بڑی طلب محسوس رہی تھی، مگر ایک بار اس نے چاند میاں کو کہہ دیا کہ میں سگریٹ نہیں پیتا، اور اب وہ اپنی بات پر قائم رہنا چاہتا تھا۔ کمانڈوز کو اپنی خواہشات پر قابو کرنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ رات کو عبداللہ شاہ دیر تک سوچتا رہا کہ چاند میاں سے مہدی شاہ کے بارے میں پوچھا جائے یا نہ۔ کافی سوچ بچار کے بعد عبداللہ نے یہی فیصلہ کیا کہ پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں، وہ پولیس میں ہے، ہو سکتا ہے اسے معلوم ہو کہ مہدی شاہ کو ملٹری انٹیلیجنس نے کہاں رکھا ہے۔ رات گزر گئی، صبح ناشتے پر عبداللہ شاہ نے چاند میاں سے مہدی شاہ کے بارے میں بات کی تو وہ بولا یہ بھی تمہارا کوئی ساتھی ہے کیا؟ عبداللہ نے کہا ہاں، کچھ روز پہلے اسے سری نگر سے پکڑ کر یہاں لایا گیا تھا، سنا ہے وہ کسی ٹارچر سیل میں بند ہے۔ اپنی پولیس پکڑ کر لائی تھی اسے کیا؟ عبداللہ شاہ نے انجان بنتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ اسے ملٹری انٹیلیجنس نے گرفتار کیا تھا۔ اس پر چاند میاں نے چائے کی پیالی میز پر رکھ دی اور دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اٹھا اور بولا نہ بھائی صاحب، ملٹری انٹیلیجنس سے اپنا کوئی واسطہ نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ملٹری والوں کی انٹیلیجنس بڑی سخت ہے، ہمارا وہاں گزر نہیں ہے۔ تمہارے ساتھی سلطان کا میں نے پتہ کروا لیا ہے، وہ دھارا کھو والے کوارٹروں میں ہی ہے، مگر ابھی تک اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اسے پھانسی نہیں دی گئی، 2-3 دن میں اسے پھانسی لگ جائے گی۔ ان کوارٹروں میں جو کشمیری مجاہد لے جائے گا پھر اس کی لاش بھی واپس باہر نہیں آ سکتی۔ مجھے اس کا بڑا دکھ ہے، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا بھائی صاحب، بس میں جو کچھ کر سکتا تھا یہی کر سکتا تھا۔ اب ایسا ہے کہ تم یہاں سے واپس کشمیر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارا یہاں پر زیادہ دیر رہنا بھی ٹھیک نہیں، مخبری ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک آدمی سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں آج رات یہاں سے اپنی ویگن میں بٹھا کر لے جائے گا، بھوپال سے وہ تمہیں نکال دے گا، آگے کا بندوبست تمہیں خود کرنا ہوگا۔ لیکن عبداللہ شاہ سلطان اور مہدی شاہ کے بغیر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ جب اس نے چاند میاں کے آگے اپنی اس مجبوری کا اظہار کیا تو وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا بھائی صاحب، اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کو کسی دوسری جگہ ٹھکانہ بنانا ہوگا۔ تمہارے ساتھ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں جتنی نیکی کر سکتا تھا میں نے کر دی ہے، اس کے آگے میرے میں ہمت نہیں ہے۔ عبداللہ شاہ نے چاند میاں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ کم از کم مہدی شاہ کا اتنا پتہ کرا دے کہ فوجیوں نے اسے کہاں قید کیا ہوا ہے۔ چاند میاں سوچنے لگا، پھر بولا ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں اپنے اثر و رسوخ سے کھوج لگانے کی کوشش کروں گا، جتنا کچھ مجھے معلوم ہوا میں تمہیں
बता दूंगा, तुम आज भी मेरे मकान में ही रहोगे। चांद मियाँ पुलिस स्टेशन अपनी ड्यूटी पर चला गया। अब्दुल्ला शाह सारा दिन कमरे में पड़ा रहा। फातिमा बेटी ने 2 बार इसे चाय बना कर दी। सूरज गुरूब होते ही चांद मियाँ घर वापस आ गया। सीधा ऊपर अब्दुल्ला शाह के पास आया और बोला, भाई साहब, आपका जो मेहंदी शाह है वो तो पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक बड़ा ज़बरदस्त कश्मीरी मुजाहिद है, बस समझ लें कि मैंने बड़ी मुश्किल से इसका खोज लगाया है। अब्दुल्ला शाह ने पूछा, वो कहाँ है? चांद मियाँ कुर्सी पर बैठ गया। भाई साहब, मेहंदी शाह को फौज ने रानीपुर वाले फौजी गिरियन में रखा हुआ है, वहाँ तो चिड़ी भी पल नहीं मार सकती, तुम इसे वहाँ से कैसे निकालोगे? अब्दुल्ला शाह ने पूछा, ये जगह कहाँ पर है? यहाँ से कुछ दूर पहाड़ी टीलों के दरमियान है, बड़ा सख्त पहरा लगा होता है, दूसरी तरफ दरिया बहता है। भाई साहब, इस मामले में ख्वाहिश के बावजूद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब्दुल्ला शाह चुप हो गया, फिर कहने लगा, तुम किसी तरह मुझे धारा खूह वाले रेलवे क्वार्टरों के पास पहुँचा दो। मैं सबसे पहले अपने साथी सुल्तान को बचाना चाहता हूँ। सुल्तान मेरे साथ होगा तो हम बहुत कुछ कर सकेंगे, वो इस सारे इलाके से वाकिफ़ है। चांद मियाँ बोला, भाई साहब, फिर तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि इसी जंगल वाले क्वार्टर में चले जाओ, वहाँ से धारा खूह वाले रेलवे क्वार्टर 1 फरलांग के फासले पर ही हैं। मैं तुम्हें आज रात वहाँ पहुँचा देता हूँ, क्या ख्याल है? अब्दुल्ला शाह खुद वहाँ से निकल जाना चाहता था, इसने कहा, मगर मेरे पास कोई असला नहीं है। चांद मियाँ कहने लगा, असला पैदा करना बड़ा मुश्किल है, तुम्हारा रिवॉल्वर माल खाने में जमा हो गया है, मैं अपनी राइफल तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे घर में जो सब्जी काटने वाली छुरी है वो ले जाओ। अब्दुल्ला शाह कहने लगा, नहीं चांद मियाँ, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम मुझे जंगल वाले क्वार्टर में पहुँचा दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। चांद मियाँ के साथ मिलकर अब्दुल्ला ने रात का खाना खाया, फिर थोड़ी देर आराम किया। जब रात काफ़ी गुजर गई तो चांद मियाँ ने अब्दुल्ला शाह को साल लिया और जंगल की सिमत चल पड़ा। कांस्टेबल की वर्दी में था, राइफल भी इसके पास थी, किसी ने इस पर शक न किया। अब्दुल्ला शाह को इसने अपने पीछे कुछ फासले पर रखा हुआ था। जंगल वाला क्वार्टर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, एक मैदान बीच में था, फिर पक्की सड़क आ जाती थी। इसके पास नीम पहाड़ी इलाका था जो रात के अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद मियाँ का ये जाना पहचाना इलाका था। वो अब्दुल्ला शाह को एक जगह ले आया और दरख्त के नीचे खड़े होकर सामने नशीब में इशारा करके बताया, भाई साहब, वो सामने क्वार्टर है, मुझे माफ़ कर देना, मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मजबूर हूँ, बेटी का बाप हूँ। यहाँ पहले ही हिंदुओं ने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। अब्दुल्ला शाह ने चांद मियाँ को गले लगा लिया, अरे भाई, तुमने वो काम किया है कि जो शायद कोई दूसरा न कर सकता, मैं तुम्हारा एहसान याद रखूँगा। चांद मियाँ ने कहा, नहीं नहीं भाई साहब, ये कोई एहसान नहीं है, ये तो एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान भाई की मदद की है, जो इसका फ़र्ज़ है। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये कहकर चांद मियाँ वापस मुड़ा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।